नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। लेह लद्दाख की शांत वादियां आजकल सुलग रही हैं। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह में चल रहा विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। 4 लोगों की जान चली गई और 1 दर्जन के करीब वाहन फूके और तोड़े गए। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। यह आंदोलन जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की 15 दिनों की भूख हड़ताल से जुड़ा है, जो पूर्ण राज्य के दर्जे और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था और इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस करने लगे। उन्होंने केंद्र के खिलाफ आवाज भी उठाई। बीते 2 साल में लोग कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा मांगते रहे हैं, जिससे उनकी जमीन, नौकरियां और अलग पहचान बनी रहे, जो आर्टिकल 370 के तहत उन्हें मिलता था। लेकिन सवाल है कि शांत वादियों वाले लद्दाख में हिंसा क्यों भड़की है। हिंसा को बेशक अचानक कहा जाए, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से लद्दाख में स्थानीय बाहरी के मुद्दों को तूल दिया जा रहा है, उससे आरोप लग रहे हैं कि हिंसा भड़की नहीं बल्कि लेह में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जनरेशन जेड जैसे हालात पैदा करने के लिए भड़काई गई है, क्योंकि लद्दाखियों की कई मांगों को पूरा किया जा चुका था और राज्य के दर्जे 6ठी अनुसूची को लेकर बने गतिरोध को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है। वहीं इस मुद्दे को यदि हम समझें तो एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभी जो लद्दाख के हालात हैं उन्हें लेकर केंद्र सरकार की चिंता बढ़ी है। चाइना और पाकिस्तान के नजदीक होने से लद्दाख का हर इंच भारत की सुरक्षा से जुड़ा है। सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन केवल अलग राज्य के दर्जे की मांग तक सीमित है या बांग्लादेश, नेपाल में जनरेशन जेड जैसे आंदोलन की आड़ में देश में आंतरिक हालात खराब करने की साजिश रची जा रही है, या विदेशी ताकतें इस आंदोलन के जरिए अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में हैं। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिरकार क्यों ये परिस्थितियां बनी और एक मांग जो है, माना कि मांग पहले से थी, क्या इस तरीके से लेह सुलग सकता है? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं शांत वादियों वाले लेह की, जहां सड़कों पर उतरे युवा आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेह एपेक्स बॉडी के प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। दरअसल लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के साथ ही 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 5 सालों से किया जा रहा आंदोलन अचानक हिंसा में तब्दील हो गया। कई वाहनों और बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई, जिनमें 4 लोगों की जान भी चली गई। लेह में प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि लद्दाख को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान की 6वीं अनुसूची लागू की जाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारी कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ केवल एक ही लोकसभा सीट है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले लद्दाख में 4 विधानसभा सीटें थीं, लेकिन अब एक भी नहीं है। हिंसा भड़काने में सोनम वांगचुक और कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में एक काउंसलर का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। आरोप लग रहा है कि पर्यावरणविद सोनम वांगचुक समाज सेवी की छवि की आड़ में खुलकर राजनीति कर रहे हैं। उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ समय पहले तक वांगचुक लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के नाम पर अन्य राज्यों के लोगों का लद्दाख में विरोध करते थे। उनकी एनजीओ, विदेशों से मिलने वाले चंदे पर भी कई बार सवाल उठे हैं। उनके संगठन की गतिविधियों की जांच हो रही है, जिससे वो हताश नजर आ रहे हैं। सोनम वांगचुक के कुछ समय के बयान और वीडियो भी कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। वांगचुक लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन पर जोर देने के साथ साथ नेपाल में जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि हमारे आंदोलनकारी कुछ भी वैसा नहीं करना चाहते जिससे देश को शर्मसार होना पड़े, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब लेह सुलग रहा था तो वांगचुक अपना अनशन खत्म कर शांति की अपील करने के बाद अपने गांव चले गए। नेपाल लाई उस्तेओटो, बांग्लादेश लाई उस्तेओटो, श्रीलंका लाई उस्तेओटो, मिवन से गिरजा क्यों मानों तेने चिक चिक शीना तेने क्यों मानों समारा व्याले ये रेवाते हो। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में, और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ
कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। इधर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर लोगों को भड़का रहे हैं और इसकी तुलना बांग्लादेश और नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों से की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध में लद्दाख के बाहर के लोग शामिल हैं या नहीं, इसकी जाँच की जाएगी। इस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि सोनम वांगचुक का एजेंडा शुरू से साफ रहा है। उन्होंने खुले तौर पर लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसा आंदोलन लाने की बात कही और नेपाल के युवाओं के प्रदर्शनों की तारीफ की। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी निजी वित्तीय अनियमितताओं से ध्यान भटकाने के लिए लद्दाख के युवाओं को ढाल बनाया और उन्हें सड़कों पर उतार दिया। सोनम वांगचुक की जो वो अरब स्प्रिंग की बात करना, जो नेपाल में ज़ेनज़ी का उन्होंने तख्ता पलटा, उसको अप्रिशिएट करना, बांग्लादेश में हुआ, इन सबको ये दिखाता कि ये कोई डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी सी लगती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि मामले की जांच से ये पता चला कि लद्दाख में हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे कांग्रेस का हाथ है। वहीं विपक्षी दलों ने लेह की हिंसा को मोदी सरकार की वादा खिलाफी का नतीजा बताया है। जेन-ज़ी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं। उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है। नहीं, देखिए, ये तो लोगों का आउटबर्स्ट है। वो तो बीजेपी तो कहने को लिए, क्योंकि उनकी पॉलिसी उनको समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 2019 के बाद पॉलिसी अपनाई वो फेल हो रही है, टोटली फेल हो रही है। पूरी मुल्क के अंदर नहीं, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं लोग। ये इनकी जो पॉलिसी एक्सपोज हो रही है, तो इसलिए अपनी जो खामियां, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए किसी न किसी को तो स्केपगोट बनाना ही है। हालात जब खराब हो जाते हैं तो यही बीजेपी वाले जो हैं फिर बहाने ढूंढते हैं, वो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। फेलियर पहले इंतजामिया का है। जब कभी इस तरह के हालात बनते हैं, पहला फेलियर जो है वो इंतजामिया का होता है। इंतजामिया को देखना चाहिए कि वो फेल क्यों हुए और इस तरह के हालात क्यों बने। इस तरह दूसरों को इसके लिए कसूरवार ठहराने से कुछ नहीं होगा। वहीं देश का सबसे शांत इलाका कहे जाने वाले लद्दाख में अचानक हिंसा का भड़कना देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। भौगोलिक स्थिति देश की सुरक्षा के लिहाज से लद्दाख को सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक बनाती है। चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे ऊंचाई पर बसे इस इलाके में सेना की तैनाती से लेकर सड़क, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी तक सब कुछ रणनीतिक मायने रखता है। यही वजह है कि लद्दाख के कोने कोने पर केंद्र सरकार की पैनी नजर रहती है। साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सैन्य झड़प में भारतीय जवानों के शहीद होने से लद्दाख की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए थे। अब लेह में भड़की हिंसा को केंद्रीय गृह मंत्रालय सुनियोजित साजिश मान रहा है। हालात को काबू करने के लिए सीआरपीएफ की 12 कंपनियां लेह में तैनात की गई हैं। जरूरत पड़ने पर दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स को भी लद्दाख में तैनात किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान के पास होने की वजह से सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदर्शन हिंसक हो गया, जबकि 6 अक्टूबर को लेह एपेक्स बॉडी और केंद्र सरकार की हाई पावर कमेटी की बैठक होनी थी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो लेह लद्दाख सुलग रहा है और सवाल बहुत बड़ा और जायज़ है कि पूर्ण राज्य पर बात बनेगी या नहीं। देखिए, सिर्फ एक मुद्दा हो सकता है, मांगे हो सकती हैं, लेकिन आज एक दिन की मांग नहीं थी।
और इसीलिए शायद ये चीज़ें हुई और इस तरीके से जो प्रदर्शन है और जो हिंसा है वो देखने को मिल रही है। हमें कुछ उन चीज़ों पर भी गौर करना पड़ेगा जो लगातार पिछले सिनेरियो में जेंजी को लेकर हो रही हैं। क्यों नेपाल का जिक्र हुआ, क्यों बांग्लादेश का जिक्र हुआ, क्यों श्रीलंका का जिक्र हुआ, और हाल ही में जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो लेह तक आई। क्या ये कनेक्शन है? देखिए, लेह कहाँ है, कैसी सीमा है, उसमें चाइना पाकिस्तान का क्या रोल है, नेपाल में जो चीज़ें हुई, जेंजी को लेकर जो चीज़ें हुई, उसमें क्या चाइना की कितनी भूमिका रही, कितनी बातें आई। हमें बहुत सारे पहलुओं पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि पूर्ण राज्य के दर्जे की बात हो या उनकी मांग हो। दूर तक हमें सोचना पड़ेगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ये बहुत बड़ी कोई साजिश तो नहीं है और इस तरह का सिनेरियो करके यहाँ उसकी आंच तो नहीं आएगी। बहुत सारी बातें हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे एचएन उपाध्याय। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पीडीपी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद शफी भट्ट। मोहम्मद शफी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर से शबनम फयाज। शबनम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शारदा जी आपसे करती हूँ। मैम, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है राखी जी। हाँ, मैं आज की इस चर्चा में पहले एक्सपर्ट व्यू इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, पॉलिटिकल रूप से यदि कोई प्रदर्शन है, कोई बात है, पूर्ण राज्य चाहिए, सरकार के ऊपर क्वेश्चन है, तो सरकार अपना पक्ष रखेगी, बात करेगी। हमें मैम यहाँ पर ये देखना है कि अब ज़्यादा हो रहा है। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक ही जैसा सिनेरियो, एक ही जैसा प्रदर्शन, युवाओं का ही आंदोलन और अपनी मांगों को लेकर, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन लेवल या तो बढ़ गया है या तो खुश नहीं है इसलिए आगे आ रहे हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ तो कोई ऐसी एक्टिविटी है जो इन सारी चीज़ों के लिए प्रेशर डाल रही है। क्योंकि देखिए, हर जगह एक जैसी चीज़ें आना और इस तरह की बात आना ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि आप अब लेह को जितना हम समझें, जम्मू कश्मीर को हम जितना समझें, जितनी बातें निकल कर आई हैं सोनम वांगचुक की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, उसे भी हमें देखना पड़ेगा कि जो कह रहे हैं असल में ये बात है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। राखी जी, जो मांगे ये आज की नहीं है। जो मांगे संविधान के लागू होने के समय से लेह लद्दाख ने उठाई हैं, लेह लद्दाख के लोगों ने उठाई हैं कि उन्हें 6 शेड्यूल में क्यों नहीं डाला जा रहा। 97% ट्राइबल आबादी वाला क्षेत्र, वो उस शेड्यूल से बाहर क्यों रखा गया? इसके पीछे भी कुछ और कारण हो सकते हैं। और जो लगातार 6 साल से जिन वायदों को लेकर धारा 370 हटाई गई थी और उस समय आतिशबाजियां छोड़ी गई थी खुद स्वयं अपने वांगचुक जी के द्वारा, और लद्दाख ने खुशियां मनाई थी, तो उसके परिणाम स्वरूप उनको मिला क्या उसके बदले में, ये सोचने का विषय है। और कभी भी ये बुद्ध और गांधी का देश है, यहाँ कभी भी हिंसा के लिए जगह नहीं है। जो जगह उन्होंने तलाशी भी नहीं, उन्होंने कभी इस बारे में, क्योंकि पिछले साल जब वो पैदल यात्रा करके इधर पहुंचे थे जे.एंड.के भवन में, हम उनसे मिलने भी गए थे सोनम वांगचुक जी से, और हमें कोई भी उनके व्यक्तित्व में, उनकी बातों में ऐसा नहीं लगा था कि वो कहीं कोई दो तरह की बात कर रहे हैं। ही इज ए जेन्युइन पर्सन, जो हमें देखकर लगा था। और जितने पर्यावरणविद और जितने भी शुभचिंतक देश के, राष्ट्र के और हमारे देश की सीमाओं के वहां पर थे, सबका यही विचार था कि जो वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए। 6 शेड्यूल में डालने का वायदा पूरा किया जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए। वहां की बेरोजगारी का जो आलम है, 25% बेरोजगारी से वहां पर युवा जूझ रहे हैं। और इन सबके ऊपर एक जो सोने पे सुहागा ये रहा कि सोलर ऊर्जा के नाम पर वहां पर किसी पूंजीपति को जमीनें दे दी जाएंगी और पर्यावरण को इम्बैलेंस किया जाएगा। दूसरी तरफ जिन पर अभी ये आरोप लग रहा है कि चाइना या पाकिस्तान या अमेरिका या कोई और उनको इंस्टिगेट कर रहा है, तो ये सोचने और समझने की बात है। जो सोनम वांगचुक खुलेआम चिल्ला चिल्ला कर कई सालों से गलवान घाटी में हजारों किलोमीटर जमीन चाइना ने हथिया ली है और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, वो जब कह रहे हैं, वो जब चिल्ला चिल्ला कर इस बात का
जायजा लेने की बात कर रहे हैं देशवासियों से और देश की सरकार से, तब तो वो नहीं उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता। और जब वो आज जब अगर उन्होंने ये आतंक करवाना होता और इस तरह की आगजनी और हिंसा को वो प्रोपगेट करते, तो 6 साल से वो इतने शांतिपूर्ण कैसे कर लेते। और जो अभी भी जो हुआ उसमें स्टेट का जो रोल है, जो जिस तरह से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर मान लो वो पत्थर भी बरसा रहे हैं, गोलियां चलाना कहाँ की एक समझदारी है। यह चिंतन का विषय है कि जब जब हमारे देश में कोई आंदोलन होता है, चाहे वो CNRC आंदोलन है, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन है, चाहे वो किसानों का आंदोलन है, चाहे कोई और आंदोलन, मणिपुर का आंदोलन है, सब में ही फॉरेन हाथ आ जाते हैं। तो हमारा गृह मंत्रालय और हमारी इंटेलिजेंस कर क्या रही है? और अगर मान लो ये इतने ही नाकाम है, तो फिर ये 3 बार सत्ता का हत्या कर किस तरीके से देश और हमारे समाज की सुरक्षा हो रही है? क्या हम ये नहीं जानने का हक रखते कि अगर घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं, अगर फॉरेन हैंड्स इतने सशक्त हैं, तो फिर सत्ता क्या कर रही है और किस तरीके से हमारे संसाधनों को बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, कौड़ियों के मोल उन्हें हत्या कर जो है फॉरेन में अपनी संपदा बढ़ाई जा रही है मल्टीनेशनल्स के द्वारा। और उन लोगों का नाम लेने पर भी प्रतिबंध मीडिया और हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी सरकारें हैं, लगा देती हैं। तो ये सब क्या एक द्वेष करता नहीं है समाज को? क्या गुस्सा नहीं पैदा करता है? एक चाहे हम 60 साल के बुजुर्ग हो, चाहे वो 16 साल का युवा हो, और चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। देखिए, देश पार्टियां नहीं है, ना देश कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना PDP है, ना SP BSP, कोई भी देश नहीं है। ये केवल वो संगठन है, वो पार्टियां हैं जिनको की कुछ समय के लिए जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उन जिम्मेदारियों को अगर तुम देश समझने लगो कि हम ही देश हैं और वट एवर वी विल डू इट विल बी जस्ट, दे विल जस्टिफाई देयर ऑल रॉन्ग डूइंग्स। तो उसके लिए तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई देश हो, समाज हो, सबको सवाल पूछने का हक है, लेकिन किसी को भी करने का हक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये देश कभी भी हिंसा को जायज नहीं ठहराता। लेकिन हाँ, एक जो निर्भया का आंदोलन हुआ या अन्ना का आंदोलन हुआ, अगर वो उसमें फॉरेन हाथ था, अगर वो फॉरेन हाथ से सत्ता परिवर्तन करवा सका, तो उसको तो आज नहीं इन्वेस्टिगेट किया जा रहा, नहीं कहा जा रहा कि वो तो भाई फॉरेन का पैसा आया था। वो उस समय सत्ता परिवर्तन के लिए कुछ नहीं कहा गया। लेकिन आज कहीं पर तिनका भी अगर खड़कता है तो फॉरेन हाथ भी आ जाता है। मणिपुर जल रहा है 2.5 साल से 3 साल से, उस पर एक शब्द नहीं बोला जाता है। अब यही आग लेह लद्दाख में पहुंच गई, यही बेरोजगारी का आलम है, लेकिन वो सारे में फॉरेन हाथ या विपक्ष के लोग शामिल हो जाते हैं। तो ये बहुत चिंता का कोई गिने चुने पार्टी के नेता नहीं होते हैं। मीडिया जो जहर फैला रहा है, वो मीडिया देश नहीं है। देश है इस देश की 140 करोड़ जनता। ठीक है मैम, चलिए समय देश नहीं। हाँ, ठीक है मैम, कई सारे मेहमान हैं, मैं वापस आऊंगी। PC थपलियाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। PC थपलियाल जी, क्या वाकई इस हिंसा के पीछे कोई सोची समझी साजिश है, या वाकई इनकी ये जायज मांगे हैं जिसके बाद ये गुस्सा फूटा है? हम इसे इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि बात लेह से आ रही है। लेह को लेके क्या प्रावधान रहे, संविधान क्या कहता है, और जिनका नाम बार बार आ रहा है सोनम वांगचुक का, क्योंकि पर्यावरणविद बताए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। उनके 2 वीडियो हमने देखे हैं, एक पहले का भी, एक बाद का भी। तो वो ये कहते हैं हमारा मकसद ये नहीं था और हम नहीं चाहते कि नेपाल जैसा कोई सिनेरियो कभी भी हो। हम अपने देश को ख़राब नहीं करेंगे, हम अपने जहां हम हैं हम उसे ख़राब नहीं करना चाहते, बट मांगे अपनी जगह हैं। अब हमें ये भी देखना है कि लेह कहाँ क्या जुड़ता है, भारत का कितना सीन है वहाँ। दूसरी चीज़, चाइना आता ही आता है, पाकिस्तान चाइना की सीमा आती ही आती है। हम पहले किस पीछे जाएंगे, अब बहुत चीज़ें ऐसी देख चुके हैं। क्या वाकई कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है, या ये जायज़ मांगे थी इसलिए ऐसा हो गया? देखो, जब हमारे देश का कोई भी व्यक्ति कुछ मांग को उठाता है तो हमें साजिश की नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने भी पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी उत्तराखंड में, और हमने 42 शहादतें दी, 42 लोग हमारे मारे गए थे। लेकिन उस समय किसी ने, अगर ये लोग होते तो उसको साजिश में बोलते, उस समय किसी ने साजिश नहीं बोला। और आज जब किसान आंदोलन किया तो इन्होंने कहा खालिस्तानियों का हाथ है।
तो उस समय अगर खालिस्तानियों का हाथ था तो उन्होंने पकड़े क्यों नहीं? आज सवाल उठता है कि वांगचुक जैसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर से मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। जब वो दिल्ली पैदल आया और उसकी सुनवाई दिल्ली ने नहीं की, उसके बावजूद भी उसने लोकतांत्रिक मर्यादाएं नहीं तोड़ी। सलूट टू हिम। मैंने देखा कि जब दार्जिलिंग में सुभाष घिसिंग हुए थे और उन्होंने तमाम लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तोड़ते हुए सीधा हमारी आर्मी के साथ फाइट किया, उस व्यक्ति को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 22 हवाई जहाज में दिल्ली बुलाया, वार्ता की और उस समस्या का हल निकाला। वांगचुक के युद्ध को मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब वो इटली गए थे तो मैं भी इटली में था और वहां पे मैंने देखा कि किस तरह से वहां के लोगों का प्यार और प्रेम और सम्मान इस व्यक्ति की ओर था, क्योंकि ये पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा था और पूरा विश्व जानता है कि वांगचुक एक सही दिशा में। अब उस वांगचुक को कोई शक की नजर से देखे तो वो शक की नजर कोई देशद्रोही की नजर से कब नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, जो मैडम शारदा ने बताया, इसने सीधा बताया कि हमारे जो चारा जो जा रहे हैं बकरी चराने, वो देख रहे हैं कि चाइना हमारे सीमा में आ गया। उसने कोई अपराध किया था? आज कारगिल का युद्ध क्यों हुआ? कारगिल में भी दुश्मन घुस गया था और चारा वही के लोगों ने हमें बताया, हम डिफेंस में हमको बताया कि भाई तुम्हारी सरकार सो रही है और दुश्मन अंदर घुस गया। तो ये है अपराधी कि वो है अपराधी जो ऐसी लड़ाई लड़ रहा है। लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। 370 धारा के अंदर जो बेनिफिट जम्मू कश्मीर को मिल रहे थे वो लद्दाख को मिल रहे थे। अचानक जब उसको अलग कर दिया है, वो 370 हटाकर, और उसको एक राज्य के दर्जे से अलग थलग बोला तुम केंद्र शासित बनाएंगे, और उसके बाद ये निश्चित है कि जो चीज आज लद्दाख में हो रही है वो हमारे भव्य से हम फेस कर रहे हैं। आज हमारा स्टूडेंट पूरा सड़क पे है इनका, क्योंकि समस्याएं जो हैं वहां, जो अभी मैडम ने बोला कि सोलर एनर्जी के लिए जमीन दी गई है, वही हमारे साथ हो रहा है। हमारे हिमालय पर्वत में हमारे चारागाहों पे सोलर प्लेट लगाई जा रही हैं, जो जिन पहाड़ों में संजीवनी उगनी थी वहां इन्होंने सोलर प्लेट लगा दी। मतलब हम लोग भी बहुत मुश्किलों में हैं मैडम, बहुत मुश्किलों में। आज भगवान करे कि क्या लोग आ गए हैं सत्ता में जो इस देश को खत्म करने पे उतारू है। हमने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा और ये लोग ऐसी नीतियां ला रहे हैं और ऐसी बातें बोलती हैं जो सीधा तीर में चुपते। अभी देखा आपने कैसी बातें कर रहे थे, किस तरह हमारे लोगों को ये देशद्रोही करार करके अपने को देश बनाते हैं। ये देश इसमें नहीं है। ठीक है, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि ये लोग समझे और जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो भी समझे। ठीक है, और खतरे में है मेरा देश। ठीक है, वापस आऊंगी। शबनम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ शबनम जी, देखिए आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जम्मू कश्मीर से लेह वहाँ की नज़दीकियों को बहुत अच्छे से आप समझते होंगे। सर क्या है इसके पीछे? देखिए सब अपनी अपनी बात रखेंगे, हमें हर तरीके से समझना है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है पूर्ण राज्य की बात हो रही है, उनकी मांगे हो सकती हैं, उन्हें अपनी आज़ादी चाहिए, उन्हें अपनी पहचान चाहिए, उनका अधिकार है, वो बोल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ये जो सिनेरियो दिख रहा है, ये जो हिंसा दिख रही है, ये तो सही तरीका नहीं है अपनी बात रखने का। तो इसके पीछे कौन है? या तो कराया जा रहा है या तो कुछ और। देखिए लेह जो है ये काफी पुरअमन इलाका रहा है। जब जम्मू कश्मीर मुकम्मल रियासत थी, लेकिन 2019 5 अगस्त को जब मरकज के 2 ज़ेर इंतजाम वाले इलाकों में इनको बांट दिया गया, तब से लेकर जहां उस दिन जम्मू खासकर कश्मीर में काफी लोग नाराज थे कि दफा 370 को क्यों हटाया गया, हमें मरकज के ज़ेर इंतजाम वाला इलाका क्यों करार दिया गया। वहीं पर लेह में जश्न मनाया गया। इसका मतलब यह है कि वहाँ के लोग बहुत खुश थे
जो डिमांड पहले से कर रहे थे जब स्टेट थी पूरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2019 के बाद जो उनके वहाँ चाहे वो सामाजिक कारकुन हों, चाहे वो दीगर पार्टियों के लोग हों बीजेपी के बगैर, वो लगातार इसकी डिमांड कर रहे थे कि हमें एक मुकम्मल स्टेटहुड के साथ रियासत दी जाए। और आहिस्ता आहिस्ता कभी वो भूख हड़ताल, कभी मरकज के साथ उन्होंने बातें भी की, मुलाकातें की, और ऐसा लग रहा था शायद मरकज, क्योंकि जिस इलाके की हम बात करते हैं इस वक्त काफी हसास वाला इलाका है। इसमें करगिल में आपने देखा होगा जब पाकिस्तान की तरफ से वहाँ घुसपैठ हुई थी, और इसी तरह चाइना जो है वो भी इसका बॉर्डर इलाका है, इस दोनों की सरहदें मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है इस हसास इलाके में जहाँ वहाँ के लोगों की अहमियत को समझना होगा, वहाँ मरकजी सरकार को बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि यहाँ के लोग, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे हैं, और जहाँ इस तरह के पुरतशद्दुद वाले हालात पैदा हों, वहाँ कुछ ना कुछ तो है। या तो नाराजगी लोगों की इतनी है, या है भी वो, इसका भी हम इकरार कर सकते हैं, लेकिन इतनी पुरतशद्दुद हालात बने, ये किस तरह बने, इसके पीछे या इसमें फिर ऐसे लोग भी घुस आएंगे जो नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क की शांति बहाल रहे। और यही वजह है कि मरकज की जो वजारत दाखिला है उसकी टीम आज वहाँ LG कविंदर गुप्ता के साथ जो आला सतही मीटिंग वहाँ सिक्योरिटी इदारों की रही, सिक्योरिटी फोर्सेस अफसरान जो उनके थे वो रही, उसमें ये जरूर इस पे मंथन किया होगा कि आखिर इस तरह की सूरत हाल कैसे बनी। और जो आपका सवाल है कि क्या ये हालात बनाए गए हैं या कि इस तरह की सूरत हाल वहाँ पैदा हुई, दोनों चीजें इसमें है। जहाँ एक मौका फराहम किया जा रहा है उस तशद्दुद को भड़काने का, क्योंकि कोई तशद्दुद के साथ नहीं है, वहाँ के हालात हमेशा पुरअमन रहे हैं। जब वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हालात खराब रहते थे, तब भी वहाँ लेह में कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं होता था, और वहाँ के शहरी, चाहे वो करगिल के हों चाहे वो लेह के हों, वो बहुत पुरअमन रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि वहाँ हलाकतें भी हों, 70 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो जाएं, और जो आग वहाँ लगाई जाए मोटर गाड़ियों में, दफातर में, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी या पुलिस के लोग भी वहाँ जख्मी हो जाएं। इसका मतलब है कि कुछ अनासिर ऐसे हैं जो बिल्कुल चाहते थे कि फिर ये हालात इस तरह के बने, लेकिन मौका आखिर उन्हें किस तरह मिला या कैसे दिया गया। जाहिर सी बात है एक रिश्ता जो है दिल्ली और लेह का जो रिश्ता था, वो जब स्टेट मुकम्मल थी तब भी इतना रिश्ता जो है खराब नहीं था, लेकिन आज कैसे हो गया है। उस रिश्ते को बहाल करना है, बेहतर करना है, और मरकज जितनी जल्दी इस बात को समझे वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस इलाके में आज ये हुआ ये बिल्कुल चाइना के साथ बॉर्डर लगा है, पाकिस्तान के साथ सरहद लगी है, तो इस पर सोचने की बहुत जरूरत है। और जहां वहां के अवामी नुमाइंदों से बात करनी होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ये भी खबर है कि जो वजारत दाखिला है उन्होंने 27 सितंबर को 6 मेंबरान को बुलाया है दिल्ली, जो इस पे जिसमें करगिल के भी हैं और लेह के भी हैं, वो वहाँ बात भी करेंगे, और इस बात से क्या सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश की जाएगी। और वहाँ के लोग जो नौकरी, जमीन और अपने इख्तियारात चाहते हैं, तो शायद मरकज को इस बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल कभी भी कोई भी पलट ले सकती है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही हसास इलाका है जिसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आ रही है। अमित जी, बस एक ही सवाल आपसे, और बहुत छोटा सा सवाल है। जो ये मांग है वो पूरी हो सकती है, लेकिन उसमें कहाँ ऐसी परेशानी आ रही है जिसके बाद ये सारा सिनेरियो सामने आया? क्योंकि ये अच्छा मैसेज नहीं देखता। देखिए, इसके पहले कोई, इसके पीछे कोई साजिश हो या किसी दूसरे देशों की मिली भगत हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है ये मैटर करता है। जी राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। आज नवरात्रि के पर्व में हम लोग हैं। मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि लेह में शांति बनी रहे, और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत भी करता हूँ। राखी जी, देखिए, जो भी लेह में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 लोगों की जान चली गई, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति दर्शा रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति की महिमा मंडन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे भगवान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम सब पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है, उस चीज को भी सोचना पड़ेगा। देखिए,
किस तरीके से वो व्यक्ति का जो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक, उनका ये इस घटना होने के बाद कई सारे वीडियोज आ रहे हैं। एक वीडियो तो आ रहा है जो कि 10 सितंबर का है। उसमें वो भीड़ को भड़काते हुए एक नारे मतलब एक जुलूस में बोल रहे हैं। दूसरा वीडियो है वो खुद से वीडियो को बनाते हैं और जो लोग हैं उनको ये बताते हैं कि आप मास्क पहन के निकलो, हुडी वाला टी शर्ट पहन लो, टोपी पहन लो, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। इस तरीके से जो एक भीड़ को उकसाने का और भीड़ को किस तरीके से सड़कों पे उतर के ये आगजनी जो आप जो दिखा रही हैं वो करना चाहिए, वो बता रहे हैं। तो ये बतलाता है कि उनकी मानसिकता क्या थी। और उसके बाद देखिए और जो बात यहाँ पर कही गई कि 6 शेड्यूल में डालने की बात हो या स्टेटहुड की बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेह की हमेशा से ये मांग रही थी कि उनको जम्मू एंड कश्मीर से अलग होना है, उनको एक अलग तरीके से देखना है, और यूनियन टेरिटरी की मांग थी, जो दोनों ही मांगे पूरी हुई थी। ये 6 शेड्यूल में डालने की मांग ये नई मांग है, जिसके लिए उन्होंने शायद पत्र वगैरह भी लिखा था। और 2020 में इस पर सरकार के पास ये प्रस्ताव भी गया था और सरकार इस पर विचार भी कर रही थी। लेकिन इस तरीके से देखिए, आप जब जो चाहें उसी समय आपको मिलना चाहिए, ये हठधर्मिता जो होती है मेरे ख्याल से ये बहुत ही खतरनाक है। और जो भी सरकार है आपको उसके साथ समन्वय बनाकर उसके साथ मिलजुल कर करना है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी तो हमेशा से ये भड़का रहे हैं लोगों को कि जेनजी जैसा आंदोलन होना चाहिए, हाइड्रोजन बम, जो मोहब्बत की दुकान निकले थे वो हाइड्रोजन बम, एटम बम, क्या क्या बम की बात करते हैं और वो फोड़ने बम भड़काने की बातें करते हैं। तो उसी तर्ज पर ये 6 फरवरी को सोनम वांगचुक पाकिस्तान भी जाते हैं, उसके ऊपर भी सीबीआई अभी देखिए पहुंच चुकी है ले, और उन सारी चीजों पर उनका जो एनजीओ है उसके ऊपर भी जांच चल रही है। जो उनको बाहर से फंडिंग मिलती है और एफसीआरए का उन्होंने जो उल्लंघन किया है उस पर भी बातचीत चल रही है और जांच चल रही है। और ये जो उल्लंघन है वो आज की उल्लंघन नहीं है, ये 2007 से चल रहा है। 2007 से उनको कई नोटिस भेजे गए थे कि आपका जो एनजीओ है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये फॉरेन फंडिंग का मामला है। लेकिन किस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को दरकिनार करते गए, और उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी तो वो किसी चीज की तो उनको चिंता ही नहीं थी। दूसरी बात, यहाँ पर फिर उसके बाद 23 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, हम सब ने वो वीडियोस देखे हैं, आपने भी देखे, आपने अगर चाहेंगे तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के काउंसलर्स जो लेह में है, अपर लेह के और अन्य इलाकों में, वो काउंसलर किस तरीके से भड़काते हुए ये कह रहे हैं, और एक का तो वीडियो भी आया था किस तरीके से वो हिंसा में खुद भी मास्क वगैरह लगाकर उसका पोत्सुम तेंजिन जो उनका नाम है, जो अपर लेह के काउंसलर हैं, वो लोग जनता के साथ वहां पर दिख रहे हैं और भीड़ को बीजेपी के दफ्तर की तरफ भेज रहे हैं कि वहां पर जाकर आगजनी करो। तो किस तरीके से ये एक सोची समझी षड्यंत्र के नजर आता है राखी जी, कि आपको अभी देखिए धारवाड़ में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। वहां पे किस तरह धारवाड़ जो कर्नाटक में है, वहां भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, वहां भी इसी तरीके से लोगों को सड़कों पर लाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, अभी ही दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी खेप पकड़ी है जहां पर कि 200 से ज्यादा जिंदा कारतूस थे, 100 राउंड के लगभग फायरिंग का सामान था, पिस्टल था, रिवॉल्वर था, इन सब चीजों के साथ। तो किस तरीके से देश को दहलाने की साजिश हो रही है, और इसमें जो कहा जाता है कि उसके सोनम वांगचुक के ऊपर 3 इडियट मूवी बनाकर उनको पहले फेमस किया गया और फिर उसके बाद इस तरीके की चीजें, तो ये दिखलाता है कि आपकी जो रणनीति है वो बहुत पहले से चल रही थी और देश को जलाने की जो साजिश है वो बहुत पहले से चल रही थी। पर हम देश को जलने नहीं देंगे। तो देखिए, जो मांगे हैं दिलाना चाहता अमित जी, जो मुख्य रूप से मांग है पूर्ण राज्य का दर्जा और बाकी भी जो चीजें हैं, उसे पूरा करने में दिक्कत क्या है, और यदि कोई बात है तो उसके लिए बात हो सकती है? नहीं, पूरा करने में दिक्कत क्या है क्या नहीं है ये तो सरकार बताएगी ना राखी जी। इनको सरकार के साथ उसके साथ बातचीत करना चाहिए, उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, वो बातचीत जारी रहनी चाहिए। ये कौन सी जिद है कि हमें आज चाहिए तो आज ही चाहिए? ये तो बचकाना जिद है। इसमें सीबीआई ने अभी 48 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, आगे देखिए अभी और गिरफ्तारी होगी, और जब जांच आगे बढ़ेगी तब किस तरीके से इसका भी भंडाफोड़ होगा और ये इस साजिश का भंडाफोड़ होगा, हम सब देखेंगे, हमारे सामने ही आएगा, और मैं और आप इस चीज पर फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत ही गंभीर घटना है।
सरकार बहुत ही गंभीर है और कोई भी अगर देश के किसी भी अंग को जलाने की कोशिश किया करेगा उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक इस है, चीज को समझ लिया जाए। एचएन उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? एचएन उपाध्याय जी, बहुत सारी बातें इस चर्चा के माध्यम से आई। अभी 6 अक्टूबर को तो एक बैठक प्रस्तावित भी है, मुझे लगता है वो बैठक होगी, सारा सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन बैठक हो, बात हो, उससे पहले तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। देखिए, हमें दोनों चीज़ देखनी है। यदि पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आश्वासन था या बोला गया था, नहीं हुआ, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो बात करें, पूरी चीज़ें करें, ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है, हम मानते हैं। लेकिन मांगे नहीं हो रही हैं, पूरी लंबी लड़ाई है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? यदि हर मांगे नहीं पूरी होती हैं, कल को कहीं भी ऐसा होगा तो क्या हिंसा पर उतारू होंगे? हमें समझना पड़ेगा। हाँ अमित जी, कुछ कह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, मैं एक लाइन और जोड़ दूं। हाँ, जो 1947 में सोहरावर्दी ने किया था कि डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल देकर जिस तरीके से बंगाल को उस समय जलाने दिया था, दोबारा डायरेक्ट एक्शन डे हम इस देश में नहीं होने देंगे। इस चीज की मैं आश्वासन आपको देकर जाना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को। एचएन उपाध्याय जी बोलिए। जी राखी जी, पहले अमित जी से हम ये कह रहे हैं, सोहरावर्दी सरकार को समर्थन जिनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी दे रहे थे, चला रहे थे, और डायरेक्ट एक्शन डे जिसने बनाया, तो ये पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में कुछ कहे कि ऐसे सरकार को क्यों समर्थन दे रहे थे। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश झूठ नहीं बोलना चाहिए। और देखिए राखी जी, ये जो कह रहे हैं देश में, जो ये राहुल गांधी जी के लिए कह रहे हैं, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना आंदोलन कर रहे थे। सोनम वांगचुक जो 370 धारा हटने के बाद जब उन्होंने समर्थन किया इन सरकार का, तब तो भगवान से हीरो थे। तब वो 5 साल हो गया, खुद कह रहे हैं 2020 से वो फाइल पड़ी हुई है। जो सरकार महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनानी है, तो रात के अंधेरे में ही राष्ट्रपति शासन भी हटा लेती है, सब नियम कानून बना लेती है, शपथ भी दिलवा देती है, और 5 साल हो गया उसको दिए राज्य का दर्जा क्यों नहीं बहाल कर रहे भाई? उसको जो पहले सुविधा मिल रही थी उसका आपने सुविधा छीन लिया, वो उसकी मांग कर रहे हैं। और जब वहां के लोग कह रहे हैं कि चीन हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, घुसता जा रहा है, उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे सांस्कृतिक विरासत को जो है हमला हो रहा है विरासत पर, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं न कोई घुसा न कोई घुसेगा। तो भाई अब वहां के लोग क्या करेंगे? आप बताइए, ये सरकार जिस तरह से सीमावर्ती राज्यों क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे अब बताइए उत्तराखंड का ही ले लीजिए। अब ये कहेंगे उत्तराखंड में, वहां भी तो नारा लग रहा है पेपर चोर गद्दी चोर, वहां के युवाओं की आकांक्षाओं को ये जो है चोरी कर रहे हैं। और राहुल जी ने जो नारा दिया, वो चोर गद्दी चोर, वो सभी आकांक्षाओं पर सबसे खड़ा उतरा, यानी सबका समर्थन मिला, तभी ना उस नारा को दोहराया जा रहा है अपने नारे में फिट करके। तो ये लोग घबराए हुए हैं। और राहुल जी के लिए तो खुद इनके निशिकांत दुबे जी ने कहा कि देश के जेन जेड उन पर घर से बाहर भगाएगी, देश से बाहर भगाएगी, तैयार रहे। अरे भैया, युवा राहुल जी को क्यों भगाएगी? युवाओं के आशा और विश्वास तो राहुल जी है। हमारे युवा और राहुल जी का तो संबंध ऐसा है कि जिस तरह से एक पिता और पुत्र का संबंध होता है, राहुल जी युवाओं के इस समय देश में संरक्षक है, उनके विश्वास है, उसकी विश्वसनीयता बने हुए हैं। और हमारे देश के युवा राहुल जी के इंतजार में है कि जब राहुल जी आएंगे, उनके हाथ में सत्ता आएगी, तो जो हमारे 11 साल से जो हमारी आकांक्षाएं समाप्त हुई है, जो हम लोगों का विश्वास को धोखा पहुंचा है, वो निश्चित रूप से कायम होगा। राहुल जी को नहीं बनाएंगे वो इस देश की जो युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, जो लोग मांग करते हैं, अपनी जायज मांग करते हैं, तो उनको देशद्रोही कर दिया जाता है, उनको राष्ट्रद्रोही कर दिया जाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाते हैं, तो उनको देशद्रोही नहीं कहा जाता है। सोनम वांगचुक पर्यावरण के संबंध में जाकर मीटिंग करते हैं, तो उनको कह रहे हैं देशद्रोही हो गए, वहां रे दोहरा चरित्र। और जब इनके अनुराग ठाकुर और जय शाह जी, शाहिद अफरीदी जो किस तरह से शहर बोलता है भारत के संबंध में, बगल में बैठकर हंसते हैं,
तब जो वो देशद्रोही नहीं है। और अन्य लोग सोनम वांगचुक को देशद्रोही बोल दे रहे हैं। और जब ये भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर के दर्द को हम लोग भूले नहीं है और क्रिकेट मैच पाकिस्तान से कराते हैं, तो पाकिस्तान से इस समय ऐसे हमारे जो 26 लोग शहीद हुए उनके साथ धोखा करते हैं, उनकी विधवाओं और माताओं के साथ धोखा करते हैं, ये देशभक्त बन जाते हैं। और जो उस पर सवाल उठाए वो देशद्रोही हो जाता है। हमारी बहन शारदा जी ने सभी बातें और प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है। इनको किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। बस 2 लाइन जो हमारे समर्थन में है तो वो देशभक्त है, जो हमारी नीतियों पर प्रश्न पूछे वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो मुसलमान समर्थक है। बताइए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, जी, उपाध्याय अब ये देश की जनता जाग चुकी है। देखिए, मकसद ये होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और यदि उसके पीछे कोई है तो उसकी आंच हमारे भारत के या भारत के आसपास जो हैं वहाँ पे ना हो। ये अच्छा मैसेज नहीं है, इसलिए हमको इतनी गंभीरता से इस पर बात करनी पड़ रही है। मोहम्मद शफी भट्ट जी, क्योंकि बहुत नज़दीक से जम्मू कश्मीर को भी देख रहे हैं, लेह को भी देख रहे हैं, एक राजनीतिक दल भी हैं, क्या है परेशानी? जितनी चीज़ें आ रही हैं, क्या वाकई राजनीतिक रूप से कुछ है या वाकई एक युवाओं की ये आवाज़ है? बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो उपाध्याय जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने अपना पक्ष रखा है, इसलिए इनको बधाई दे रहा हूँ। क्योंकि अभी यही जो शख्स है वांगचुक जी, इससे पहले जब 2019 में यहाँ पर स्टेट को छीना गया, इसको बाइफरकेट किया गया, लद्दाख को यूटी और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, तब यही इनके लाडले थे और यही मिठाई बांट रहे थे, यही पटाखे फोड़ रहे थे। अब जबकि इन्होंने अपनी जायज मांगों के लिए सेंटर के साथ बहुत सारी डिस्कशन की और उनको वहां पर लॉलीपॉप देकर वहां से रवाना किया जाता था। तो मुझे बताइए और क्या हो सकता है? हर एक जब आप उसको हमेशा एक लॉलीपॉप देकर लौटाएंगे तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी आवाज कैसे सुनाएगा? खैर, ये जो वहां पर हुआ है नहीं होना चाहिए, बहुत ही गंभीर मसला है ये, क्योंकि वहां पर 4 लोगों की जाने गई है और 71 वहां तकरीबन जख्मी हो गए हैं। बहुत ही ये दुख भरी एक खबर है। यही मसला आप देख लीजिए कि कश्मीर के साथ धोखा हुआ था। कश्मीर का जो हमारा 370 और 35 से यहाँ से छीना गया, वो लद्दाख में भी इम्प्लीमेंट था और वहां पर भी यही काम चल रहा था। लद्दाख के लोग इससे पहले शायद ये समझ रहे थे कि जब यहाँ धारा 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया तो शायद उनके वहां पर शायद जन्नत के बाग वहां पर लगाए जाएंगे। लेकिन 6 सालों के बाद अगर उनको ये एहसास हुआ है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और वो ज्यादती लेकर अगर वो सेंटर के पास जाते हैं और सेंटर उनकी बातों को सुनकर अनसुना करता है, तो मुझे लगता है कि सेंटर को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। उनका जो विश्वास सेंटर पे था, क्योंकि एलजी भी वहां पर सेंटर का है और यहाँ पर जो लोग भी हैं जो वहां पर ज्यादा बीजेपी को समर्थन करते हैं, तो उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। कश्मीर के साथ हमें तो आजकल यही 370 उसके बाद स्टेटहुड इलेक्शन यहाँ पर बड़ी मुश्किल से कराया गया, स्टेटहुड नहीं दिया गया और लटका रहे हैं। यही डिमांडें अगर हमारी होती, इसी तरह अगर यहाँ पर होता, तो मुझे लगता है कि कश्मीरियों को जो इस चीज को लीड कर रहा होता उसको दहशतगर्द का नाम दिया गया होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी उनको दहशतगर्द का नाम नहीं दिया गया है, देशद्रोही या उसके नए कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर को चाहिए कि स्टेट्स के साथ, चाहे वो यूटी हो या स्टेट हो, उनके साथ एक ऐसी रिलेशन है कि ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करे कि जहां पर उनको लगे कि हमारे जो राइट्स है, हमारे जो लीगल राइट्स है, उन पर कहीं हमें कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। वो अगर लद्दाख के वहां के लोग अगर चाह रहे हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, उनका जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए अगर वो कुछ चीजें मांग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें गलत चीज है। और अगर सेंटर इसको फोर्सबली दबा रहा है तो वो गलत बात है। अगर ये इंसान कल तक इनके लिए बड़ा लाडला था, तो आज कैसे ये देशद्रोही हो गया? मुझे इस चीज पर बड़ी चिंता हो रही है और ये सवाल है सेंटर के लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, यहाँ देख लीजिए कि कश्मीर में क्या हालात बने हुए हैं।
कश्मीर में बिल्कुल अब 2 साल होने को हुए हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक कमिटमेंट दी थी कि कश्मीर को यहाँ पर स्टेट रेस्टोर किया जाएगा, लेकिन आज तक वो स्टेट रेस्टोर नहीं किया गया है। जब इससे पहले भी आपको राकेश जी याद होगा कि मैंने कहा था कि सेंटर के जो खोखले वादे हैं उन्हीं वादों की वजह से दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी बढ़ जाती है। ये तो कश्मीर और दिल्ली के दरमियान मैंने बात की थी, लेकिन आज मुझे ये देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि लद्दाख की दूरी और दिल्ली की दूरी भी इतनी बढ़ गई है कि वहां पर इस किस्म के हालात वहां पैदा हो गए हैं, जबकि इससे पहले कश्मीर में बहुत ज्यादा हालत खराब हुआ करते थे और लद्दाख एक ऐसा रीजन, एक ऐसा इलाका वहां पर किया जाता था जहां पर टूरिज्म पीक पे था और पीसफुल एक एरिया था जहां हर कोई जाता था और अपना वहां टाइम सर्व करता था। उनको भी लगा कि हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारी जो लैंड है, हमारी जो नौकरियां हैं, अब उन पर भी आप जब उन पर बादल मंडलाने लगे तो वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सेंटर को उन्हें जो उनका ट्रस्ट अभी डेफिसिट हुआ है उसको फिर बहाल करने की जरूरत है। और ये हर एक उस व्यक्ति को, उस शख्स को एक लेबल लगाना कि ये देशद्रोही है या ये आतंकी है या आतंकवादी है या ये देश के खिलाफ है, मुझे लगता है ये जायज नहीं है। बल्कि सेंटर और क्योंकि ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है इसमें सेंटर और जो स्टेट्स का रिलेशन है ये बड़ा फर्म होना चाहिए, जिसमें अगर हमें कोई मसला हो और हम सेंटर के पास ले जाए उस चीज को बड़ा गौर से सुनना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए, ताकि वहां पर जो लोग इस तरह कोई ये अभी तो पाकिस्तान और चाइना पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, इसकी कोई हमें मतलब कोई वजह न मिले कि हमारे लोग हमारे खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करे या हालात खराब करे या बीजेपी या गलत बात है, कहीं पर आगजनी करना, कहीं पर तोड़ फोड़ करना गलत बात है। इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, पीसफुल अगर हम कोई प्रोटेस्ट करें, लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत है और जो हमारी लीगल डिमांड्स या राइटफुल डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने की जरूरत है। हम कश्मीर भी चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए और वो जल्द रेस्टोर हो जाए और हमारे जो हमसे जो छीना गया है 370 और 35 से उसको फिर से रेस्टोर किया जाए, जो हमारे रिलेशन है। क्योंककि यही करगिल वाले लोग हैं जिन्होंने 1975 में चाइना को वहां से उखाड़ फेंका था और यही वो करगिल और लद्दाख के लोग हैं जिन्होंने 1999 में जब पाकिस्तान ने वहां पर दरअंदाजी की थी और वहां पर जंग किया था, यही वो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पर दरअंदाजी हुई है। और इनके साथ अगर इस तरीका का व्यवहार हो जाए तो मुझे लगता है ये उनके साथ बड़ी नाइंसाफी है। इसी तरह हम कश्मीर भी वही है जिन्होंने यहाँ पर पहले कबालियों को भगाया था और हमने सबसे बेहतर समझा था कि हिंदुस्तान हमारे लिए एक ऐसी रियासत है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हमारे बच्चों का, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो देखिए अभी बात हो रही है कि यहाँ का समाधान कैसे होगा। सरकार के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको जिम्मेदारियां पूरी करनी है, लेकिन फिलहाल जो मांगे लेह से आई हैं उसका एक कंक्लूजन निकले। ऐसे तो बहुत सारी मांगे हैं जो आती जाएंगी, सरकार को करना है, लेकिन हमें इसका समाधान पहले निकालना होगा। हाँ अमित जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए क्योंकि समय भी हो गया है और बहुत जल्दी से बात रखिए। देखिए राखी जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये एक दूसरे की तारीफ करते रहे, एक ही जैसी बातें करते रहे, एक दूसरे को वाहवाही करते रहे, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। दूसरी बात, ये कह रहे थे मोहम्मद सफी जी की कश्मीर में भी ऐसा ही किया गया। भैया कश्मीर में तो पहले 370 था, 35A भी था, फिर क्यों वहां से हिंदुओं को भगाया गया? क्यों वहां पर पत्थरबाजी होती रही? क्यों वहां पर दंगे भड़कते रहे? क्यों वहां पर स्कूलें बंद होती रही? क्यों वहां पर हॉस्पिटल पर बम फोड़े गए? क्यों वहां पर सिनेमा हॉल नहीं चलते गए? क्यों वहां पर मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला गया? क्या कौन सी वहां पर खुशियों की वादियां बना रहे थे क्या आप? तो देखिए उस पर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन चला जाएगा। मैं आता हूं आज के विषय पर। दूसरी बात, देखिए राखी जी, कहने का विषय ये है कि जो मोहम्मद शफी जी एक सेकंड, हाँ एक सेकंड सर, एक सेकंड बस। देखिए इन्होंने चर्चा में निकल के आया कि गवर्नमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट अगर चाहती तो इसको कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन राखी जी आप ये बताइए, जब आप युवाओं को भड़काएंगे जेनजी के नाम पर, आप कहेंगे कि देखो नेपाल में कैसा हुआ वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, श्रीलंका में कैसा हुआ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, बांग्लादेश में जैसा हुआ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। आप उनको आइडियाज देंगे कि आपको हुडी पहन के आना है, मास्क पहन के आना है, टोपी पहन के आना, ताकि आपका चेहरा ना दिखे और आप पर कोई कार्रवाई ना हो सके, ताकि आप सेफ रहें।
अगर आप ऐसे भड़काऊ बयान देंगे तो निश्चित तौर पे कोई एक देशद्रोही ही दे सकता है, देशभक्त तो ऐसा नहीं कर सकता है। देशभक्त सरकार के साथ मिलकर काम करता है, सरकार के साथ मिलकर चीजों को नियंत्रित करता है। देखिए आज जो भारत है ना, जो मान्यवर आपके समय पर मैंने टोका नहीं था, आप अपने समय पर अपनी बात कर रखिएगा। आपके उम्र का मैं लिहाज कर रहा हूं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं। दूसरी बात राखी जी, आज जो तेजी से बढ़ता हुआ भारत है ना, वो बहुत लोगों की आंखों में चुभ रहा है। जो 2047 का जो मिशन लेकर, विकसित भारत का मिशन लेकर जो भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है, ये बहुत लोगों की आंखों में चुभ रहा है। और पर्यावरण के नाम पर और न जाने किस किस चीजों के नाम पर जो विकास की रफ्तार को रोकने का, टोकने का, भटकाने का, ये सब सारा काम चल रहा है। इसमें राहुल गांधी अग्रिम भूमिका में है, ये हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक जी भी उनको ज्वाइन कर चुके हैं और वहां पर ले से इस चीज को शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मसला है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आती अमित जी, चलिए मैं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं इस पर और ज्यादा चीजें करूं, लेकिन बस एक बात बोलूंगी, क्यों बार बार राहुल गांधी पर आते हैं? आपको लग रहा है कि लेह में जो हो रहा है राहुल गांधी उसके पीछे? सर है तो भारत की ना, राहुल गांधी की क्या परेशानी है भारत से? की दुकान लेकर गया है, अगर वो एटम बम की बात करे, अगर वो हाइड्रोजन बम की बात करे, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं राखी जी, कि भारत ने पहला डॉक्ट्रिन अपना साइन कर दिया है और किसी भी एटॉमिक धमकी से डरने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए सर राजनीतिक रूप से जो फोड़ना है फोड़ लीजिएगा, लेकिन हमें अभी फिलहाल इन सारी चीजों से दूर रहना है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे भारत में है। लेह कोई अलग नहीं है कि विदेश में चला गया हो, भारत और आसपास की सीमाओं को लेकर हमें बहुत चिंतित होने की जरूरत है। हाँ जल्दी से बोलिए मोहम्मद शफी जी। राखी जी नहीं अमित जी प्लीज, देखिए समय हो गया सर, बाकी लोग समय मांग रहे हैं, वैसी चर्चा में समय नहीं बचा। चाहेगा मोहम्मद शफी जी बोलिए। जलाना चाहेगा तो हम जलाने नहीं देंगे। कहना पड़ता है कि बीजेपी वाले शायद ये समझ रहे हैं शायद हिंदुस्तान सिर्फ बीजेपी वालों का है और जो बाकी दल यहाँ पर बैठे हैं या जो बाकी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका भारत नहीं है। ये बड़े अफसोस गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है जो ये कहता है। नहीं ठीक है अमित जी, प्लीज प्लीज, गलत बात है सर, मुझे ऑडियो बंद करनी पड़ेगी, मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। हाँ अजय उपाध्याय जी जल्दी जल्दी बोलिए सर। ये आपकी गलत फहमी से हुए हैं यहाँ पर जितना भी हालात खराब। अरे अनम्यूट करिए अजय उपाध्याय जी, अनम्यूट करके बोलिए। जितना भी आपने यहाँ पर गलत किया है, दूसरा सोहरावर्दी नहीं बनने देंगे, दूसरा सोहरावर्दी नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, दूसरा सोहरावर्दी खड़ा होने नहीं देंगे, दूसरा सोहरावर्दी खड़ा होने नहीं देंगे। वहाँ के लोगों की जो मांग है उसको जो है 5-5 साल 6-6 साल हो जा रहा है, उसकी यहाँ से वहां तक फाइल नहीं बढ़ा रहे आप। किसी की सब्र की बात कितने दिन तक रहेगी? ठीक है, और वो मांग शारदा जी कुछ कह रही थी, मैं बोली जल्दी से। भाजपा के लोग भी तो जाकर ठीक है, देखिए समय हो गया है, क्योंकि आप सब लोग समय मांग रहे थे, इसलिए कुछ सेकंड 10-10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है उपाध्याय जी, बस कुछ कर सकते हैं। शारदा मैम बोलिए मैम के नाम को बदनाम करने का आपने हिंसा। चलिए मुझे नहीं सुन पा रही है शायद। पीसी थपलियाल जी कुछ कह रहे थे, बोलिए जल्दी से। देखिए मेरे को शर्म आ रही है कि हमारी पैनल में ऐसा आदमी है जो मेरे को धमका रहा है कि तेरी उम्र का मैं लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो पूरी पैनल को देशद्रोही बोल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को तो बद्रीनाथ केदारनाथ ही इसकी रक्षा करें, क्योंकि जो इस तरह की भावना खड़ा होने नहीं देंगे, याद रखिएगा ना। चलिए ठीक है, समय हो गया है और बहुत इस चीज को समझना पड़ेगा कि लेह में जो हो रहा है वो विपक्ष करा रहा है। इस तरह की बातें मत करिए, जो भी हो रहा है उस पर थोड़ा सा गंभीर होकर चिंता का विषय है कि ये सिचुएशंस क्यों आ रही है। यदि मांगे पूरी हो सकती हैं तो वो कर दी जाएं, उस पर बैठक हो जाए तो इसका एक निष्कर्ष निकलेगा। ऐसे आरोप प्रत्यारोप से तो हल कभी नहीं निकलेगा। समय बहुत हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुलग रहा लेह लद्दाख और पूर्ण राज्य की क्या बनेगी बात, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब भी कोई चर्चा इस तरह की होती है उसको ये कहा जाता है कि कोई भड़का रहा है, विपक्ष ने भड़का दिया, इसके पीछे राहुल गांधी। क्यों भाई, क्या राहुल गांधी भारत में नहीं रहते हैं? क्या दूसरे लोग भारत में नहीं रहते हैं जो इसको भड़का देंगे? हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। यदि किसी की मांगे हैं, बैठ के बात करिए, सरकार का भी दायित्व बनता है और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी दायित्व बनता है कि आप सरकार से बात करिए और इस तरह से हिंसा मत करिए, क्योंकि ये लोगों की जान जाना कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है। रही बात इसके पीछे की साजिशों की, तो पहले तो समाधान मांगों को लेकर निकले, उसके बाद इसको तय किया जाएगा कि इसके पीछे क्या कोई और भी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।